जी, तो थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। तो एनालिसिस मॉडलिंग का हमारा टॉपिक था और उसमें हमने यूएमएल की डिफरेंट डायग्राम्स को देखा था। अच्छा, स्ट्रक्चर डायग्राम और बिहेवियर डायग्राम, जिसमें मोस्टली हमने यूज़ केस डायग्राम पे हमारा फोकस था और एक्टिविटी डायग्राम और स्ट्रीमलाइन डायग्राम। तो आज कुछ और डायग्राम्स हैं, उसको हम देखेंगे। अच्छा, फिर हमने यूएमएल के अंदर हमने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ यूएमएल डायग्राम हम हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिफरेंट व्यूज़ को कैप्चर कर सकते हैं। लॉजिकल व्यू, प्रोसेस व्यू एंड फिज़िकल व्यू और डेवलपमेंट व्यू और यूज़ केस व्यू। तो इन व्यूज़ को हमने डिटेल से इस पे बात की थी। और फिर हमने ये देखा था कि हर व्यू को हमने देखा था कि कुछ व्यूज़ हम डिज़ाइन में हम यूज़ करेंगे और कुछ व्यूज़ हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एनालिसिस फेज़ में। तो दो व्यूज़ थे हमारे पास। हमारे पास एक यूज़ केस व्यू और दूसरा हमारे पास ये प्रोसेस व्यू। ये व्यू की मैंने बात की थी कि इन दो व्यूज़ को हम एनालिसिस फेज़ के अंदर ही देखेंगे और ये दो व्यूज़ हमने डिटेल से देख भी लिए थे। और इन व्यूज़ के अंदर जो डायग्राम्स थी वो हमारी यूज़ केस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम और स्ट्रीमलाइन डायग्राम। तो ये डायग्राम्स हमने देखी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, यूज़ केस हमने डिटेल से देखा था और फिर उसके बाद हमने एक्टिविटी डायग्राम को भी डिटेल से देखा था और फिर आपको मैंने डिफरेंस बताया था एक्टिविटी डायग्राम और स्ट्रीमलाइन डायग्राम के अंदर, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके जी, तो आज हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है स्टेट मशीन डायग्राम। स्टेट मशीन डायग्राम क्या चीज़ है, इसको ज़रा हम देखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एनालिसिस स्टार्ट करें ना, तो आप यूज़ केस डायग्राम से स्टार्ट करें, फिर एक्टिविटी डायग्राम और स्ट्रीमलाइन डायग्राम। बस इन तीन डायग्राम से ही हमारा एनालिसिस फेज़ में जो काम है ना वो हो जाता है। जो बाकी की डायग्राम्स जो अभी हम देखेंगे ना, वो हम एनालिसिस के फेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करें तो जब हम डिज़ाइन फेज़ में जाएंगे तो वहाँ पे ये डायग्राम्स हमें हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो इंशाल्लाह कमिंग वीक में, जैसे कि वीक 5 में जो मैंने केस स्टडी ली है और उसी को ही स्टार्ट से एंड तक सारा काम मैं आपको फिर उसमें बताऊंगा कि डायग्राम्स को कैसे हमने अलाइन करना है। ठीक है, अभी हम इंडिविजुअली एक एक डायग्राम का पर्पस देख रहे हैं। अच्छा जी, तो स्टेट मशीन डायग्राम जो है, अच्छा, स्टेट मशीन डायग्राम का बेसिकली जो पर्पस है, नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की स्टेट को कैप्चर करना है। अब आपको ये बात पता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट की एक स्टेट होती है और उसका बिहेवियर होता है। ये बात तो सबको पता है ना। ऑब्जेक्ट की एक स्टेट होती है और ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर। ठीक है, स्टेट किसे कहते हैं, बिहेवियर किसे कहते हैं, ये ज़रा मुझे बता दें। क्लासेस ऑब्जेक्ट अंडर प्रोग्रामिंग में आपने जो प्रोग्रामिंग की है, तो हम ऑब्जेक्ट को जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्टेट एंड बिहेवियर। तो ये स्टेट क्या चीज़ है और ये बिहेवियर क्या चीज़ है, ये ज़रा मुझे बता दें जी स्टूडेंट्स, कोई भी बता दे या मैं नाम लेके पूछूँ फिर। आप सब लोग बिल्कुल खामोश क्यों हो जाते हैं। फिलहाल माइंड में नहीं आ रहा। ये तो बहुत बेसिक है यार, स्टेट एंड देखिए, एक क्लास के अंदर क्या होता है ये बता दे मुझे सिर्फ। क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लास के तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब हम एक क्लास लिखते हैं उस क्लास के अंदर क्या होता है यार। क्लास के अंदर आपके पास, वेरिएबल्स होते हैं, हाँ कंस्ट्रक्टर होता है और ठीक है, फंक्शंस होते यही ना, तो ये डेटा मेंबर्स
ये वेरिएबल्स जो आपने कहा, ठीक है, ये हमारे डेटा मेंबर्स हो गए, और आपने जो फंक्शंस या कंस्ट्रक्टर्स कहा, ठीक है, और ये हमारे अब मैंने पूछा स्टेट और बिहेवियर। तो जो ये जो वेरिएबल्स की जो आप बात कर रहे हो ना, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट बताते हैं, ठीक है, और वो जो फंक्शंस या कंस्ट्रक्टर्स की आप बात कर रहे हो वो आपके ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताते हैं, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। अब स्टेट मशीन डायग्राम का काम ये है कि हम इस डायग्राम के थ्रू हम हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के ये जो हमारी क्लास है इसके अंदर जो वेरिएबल्स है इसकी वैल्यू कब चेंज हो सकती है, किस एक्शन की बेस पे ये वैल्यू चेंज हो सकती है, उसको हमने देखना है, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से मैं एटीएम की एग्जांपल, हम मोस्टली उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसी में मैं आपको ये स्टेट मशीन की एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से फर्स्ट टाइम जब यूज़र एटीएम कार्ड इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, और ही इज़ अबाउट टू इंटर हिज और हर पिन, ठीक है, वो अपनी उसने एटीएम कार्ड इंटर किया और अब उसने पासवर्ड या पिन इंटर करना है। अब पिन इंटर करने से पहले उस यूज़र की जो स्टेट होगी ना, उससे हम कहेंगे एक वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम कहेंगे, लेट्स से हम कहेंगे कि यूज़र इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड, वैल्यू इसकी लेट्स से फॉल्स पे सेट होगी, ठीक है। वेरिएबल का नाम हम कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वेरिएबल का नाम हमारा लेट्स से ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिक कुछ भी लिख ले, और यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी, इनिशियली वैल्यू उसकी होगी फॉल्स, ठीक है। अब जब वो पिन अपना इंटर करेगा, ठीक है, और पिन मैच हो जाएगा, ठीक है, डेटाबेस के साथ जाके वो मैच किया और रिजल्ट आया कि हाँ भाई पिन मैच हो गया, तो अब ये जो ऑथेंटिकेशन की वैल्यू है ये फॉल्स से सेट हो जाएगी ट्रू पे, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो अब हमें चूँकि हमने यूएमएल हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि एनालिसिस कर सके, डिज़ाइन कर सके, तो ये डायग्राम स्टेट मशीन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो उसका बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो ये होगा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की स्टेट्स हैं वो कहाँ कहाँ किन किन इवेंट्स की बेस पे चेंज होगी, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें कैप्चर करने में ये डायग्राम हेल्प करती है, ठीक है। तो स्टेट मशीन डायग्राम भी डायनामिक बिहेवियर को कैप्चर करती है। डायनामिक बिहेवियर जहाँ पे चेंज आ रहा है, स्टेट्स में चेंज आ रहा है, पहले वो एक स्टेट में था आपका एक ऑब्जेक्ट, अब वो दूसरी स्टेट में था और किसी न किसी इवेंट्स की बेस पर, ठीक है। तो इसमें स्टेट मशीन डायग्राम के अंदर जो हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना वो तीन है, स्टेट्स, इवेंट्स और ट्रांजिशन, ठीक है। इनिशियली आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक स्टेट पे होगा, ठीक है, उस स्टेट की बेस पे कोई इवेंट होगा, ठीक है, कोई भी इवेंट, जैसे मैंने कहा उसने पासवर्ड इंटर किया, पासवर्ड मैच हुआ, ये एक इवेंट था, उस इवेंट की बेस पे ट्रांजिशन होगी और उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्टेट, बिहेवियर, ठीक है, एंड यूनिक आइडेंटिटी। और ऑब्जेक्ट जो है अपना जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन से मतलब कि जब तक वो क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो उसमें वो डिफरेंट स्टेट्स से गुजरेगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, डायल टोन की, या जब हम फ़ोन लैंडलाइन से फ़ोन डायल करते हैं, ठीक है, या किसी और उससे हम फ़ोन डायल करते हैं, तो उसमें आप देखो कि जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो डिफरेंट स्टेट से गुजर रहा है। तो इस डायग्राम के थ्रू उसको हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। इनिशियली जब आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट के लिए ये सिंबल है, और उसके बाद कोई इवेंट होगा, ठीक है, लेट्स से हमने फ़ोन का रिसीवर उठाया, ठीक है, डायल करने के लिए, ठीक है, तो अभी इनिशियली एक हम कहते हैं कि भाई इनिशियली ये इस स्टेट पर है, ठीक है। अब उसके बाद दो ट्रांजिशंस यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है। अगर आप रिसीवर उठा के और कुछ सेकंड तक कोई भी नंबर डायल नहीं करते तो जो आपका जो जो ऑब्जेक्ट की स्टेट है वो कहाँ पे चली जाएगी, डायल टोन से टाइम आउट में, ठीक है, कि टाइम आउट हो गया। जैसे नॉर्मली लैंडलाइन में ऐसा ही होता है कि आपने रिसीवर उठाया और कोई नंबर भी डायल ना किया तो फिर वो दोबारा
टाइम आउट हो जाता है, आपको रिसीवर रख के दोबारा से वो स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी स्टेट या दूसरी ट्रांजिशन यहाँ पे ये शो की जा रही है कि जब भी आप कोई डिजिट्स डायल करोगे, ठीक है, तो जब आपने डिजिट्स डायल कर लिए तो फिर वो डायलिंग की स्टेट में चला गया। गैस कोई फिर ज्वाइन कर रहा है तो मैं उसको एडमिट कर देता हूँ, 2 मिनट वेट करें आप। अच्छा जी, तो स्टेट्स की हम बात कर रहे थे कि जो सिनारियो था वो टेलीफोन जो लैंडलाइन हम डायल करते हैं उसका सिनारियो था, ठीक है। पहले इनिशली हम एक स्टेट पे हैं, ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन होगी तो हम 2 डिफरेंट स्टेट्स पे जा सकते हैं, ठीक है, या इस स्टेट पे भी जा सकते हैं, स्टेट नंबर आप 1 कह लो, ठीक है, या इसको आप 2 कह लो, ठीक है, डिपेंड अपॉन द इवेंट के, जो भी इवेंट होता है, जो भी एक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब डायलिंग की स्टेट में है, ठीक है, तो अब आप लेट से आप एज्यूम करो कि एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही हम स्टेट टू स्टेट ये डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, आपका वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। ये बहुत प्रॉब्लम ये चीज़ क्रिएट कर रही है कि बार बार मुझे एडमिट करना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, मैं इसकी दोबारा सेटिंग्स देख लूँगा। जब हमें ईमेल आई थी तो यही कहा गया था कि आप टीचर पहले ज्वाइन करेगा और उसके बाद उसको ना एडमिट करने की ज़रूरत होगी, स्टूडेंट्स खुद ही ज्वाइन कर पाएंगे। तो अभी पता नहीं ऐसा क्यों बार बार हो रहा, राइट्स का इशू है जो भी। अच्छा देखिए जी, स्टेट मशीन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, और स्टेट मशीन मैंने ये कहा कि आपका जो आपकी जो क्लासेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आप जिन ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे उसकी एक स्टेट होगी, उसका कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, वो जो उनकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। तो उनकी वैल्यूज़ कब और कैसे चेंज हो सकती हैं, उस सिनारियो को हमने कैप्चर करना है। तो वो सिनारियो हम कैप्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट मशीन डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सिनारियो यहाँ पे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो डायल टून का था, ठीक है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट्स है, पहले डायल टून की स्टेट है, फिर टाइम आउट की स्टेट भी हो सकती है, और फिर डायलिंग की स्टेट के बाद फिर अब नंबर डायल हो गया तो या तो वो नंबर इनवैलिड होगा, ठीक है, तो हम फिर कहेंगे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, अगर नंबर डायल नहीं किया सही। और अगर नंबर सही डायल किया तो अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो दूसरी स्टेट में चला जाएगा। वो स्टेट ये होगी कि कनेक्टिंग, मतलब अब फ़ोन को दूसरे कस्टमर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अब कनेक्ट करने के बाद आगे भी फिर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फ़ोन कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और या फिर आप जो है नंबर जो है वो बिज़ी होगा, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद फिर हम कह सकते हैं कि नाउ द फ़ोन बेल इज़ रिंगिंग, ठीक है, और रिंगिंग जब हो रही है और उसने रिसीवर पिक कर लिया और उसके रिसीव कर ली, और उसके बाद फिर जो बाकी की कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। तो ये तो एक जनरल सिनेरियो था आपको समझाने के लिए। इसी तरह जब आप क्लासेस जब आप डिज़ाइन कर रहे होगे, तो अभी जैसे मैंने कहा कि इन क्लासेस वी हैव डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस। तो अब वो जो डेटा मेंबर्स की जो हम बात कर रहे हैं ना, उन डेटा मेंबर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है और कैसे हो सकती है, तो वो हम यहाँ पे स्टेट मशीन डायग्राम के थ्रू हम उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई स्टेट मशीन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है जी स्टूडेंट्स। और मुझे ये बताएं कि सेक्शन 5th A से भी कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कि नहीं, सर 5th B के ही हैं आप? ऐसे भी है। ए से, ठीक है, बस मैं यही वो कर रहा था कि मतलब ए सेक्शन के लोग ने भी हमें ज्वाइन किया है, ठीक है। अच्छा, ओके, देन वी हैव अनदर डायग्राम दैट इज़ सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। अब सीक्वेंस डायग्राम का क्या पर्पस है, ठीक है, जैसे हर डायग्राम का मैंने आपको कहा ना कोई एक पर्पस है, इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम का भी एक पर्पस है। देखें, अभी हम देखते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम को हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम जो है, बेसिकली इट शोज़ इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है। लेट्स से हमारे पास 4 5 6 डिफरेंट क्लासेस हैं, हर क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे नीड टू कम्युनिकेट, ठीक है। डेफिनेटली ये क्लासेस आप इसमें इंटरेक्ट करेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स का आप इसमें कोई इंटरेक्शन होगा। सीक्वेंस डायग्राम ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन को कैप्चर करने के लिए में हमें हेल्प करती है। सीक्वेंस डायग्राम जब हम ड्रा करेंगे तो उसमें हम किसी एक पर्टिकुलर यूज़ केस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और उसमें हम देखेंगे कि इस यूज़ केस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं और उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। तो अभी हम एक सीक्वेंस डायग्राम देखते हैं जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम अच्छा जी, सीक्वेंस डायग्राम में आप देखें कि हम ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन को शो करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये ही बैंकिंग के सिनेरियो की हम बार बार बात करें तो उसी से रिलेटेड ये सीक्वेंस डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो आपको कोई एक स्पेसिफिक यूज़ केस को हम किसी एक स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए एक सीक्वेंस डायग्राम हम बना सकते हैं और सीक्वेंस डायग्राम में ये होगा कि उस एक यूज़ केस में कितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं वो ये डायग्राम कैप्चर करेगी। तो जैसा एटीएम का जो सिनारियो हम स्टार्ट से लेके एंड तक जिसकी बात कर रहे हैं कि कस्टमर जो है अपना एटीएम में कार्ड इंसर्ट करेगा, उसके बाद पिन इंटर करने के बाद जो बाकी का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कैश विड्रॉ करना चाहता है या जो भी हो, ठीक है। तो अब उस सिनारियो को हम कैप्चर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। और यहाँ पे आप देखें तो हमारे जो आपको यहाँ पे जो टॉप पे नज़र आ रहे हैं ना, एटीएम इंटरफेस, एटीएम कंट्रोल, ट्रांजैक्शन यूनिट एंड लेट्स से प्रिंटर, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मींस के क्लासेस होंगी, ठीक है, और हर क्लास का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि आपका कोई एक ऑब्जेक्ट उसका दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। तो अब आप क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सोचो ना। तो जैसे मैंने कहा कि क्लास के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस डायग्राम हमें ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या कोलैबोरेशन होगी वो कैप्चर करने में हेल्प करती है। मींस कोलैबोरेशन इन द सेंस कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से जब इंटरेक्ट करेगा तो वो कैसे करेगा, वो विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस करेगा, ठीक है। हम फंक्शंस बनाएंगे, फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। या एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरे क्लास के फंक्शन को यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही चीज़ नज़र आ रही है। इस डायग्राम को हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यूज़र का और एटीएम इंटरफेस का हम कहते हैं लेट्स से एक सेशन होगा, ठीक है। उसने कार्ड इंटर किया, उसके बाद इसका एक सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। और नहीं सॉरी, जब वो फर्स्ट स्क्रीन उस पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है वेलकम, वो उसका एक हम उसे कह रहे एक सेशन है। उसके बाद उसने कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड इंसर्ट करने के बाद जो इंटरफेस पे जो भी उसको लिखा हुआ प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड, उसने कार्ड इंसर्ट किया। अब कंट्रोल चला गया एटीएम सिस्टम के पास, एटीएम कंट्रोल के पास। अब वहाँ से एक मैसेज आएगा इंटरफेस के ऊपर, ठीक है, या इंटरफेस की क्लास के ऊपर कि इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये मैसेज आएगा इंटर योर पासवर्ड, तो अब पासवर्ड कोड इंटर करेगा, पासवर्ड आपका यूज़र इंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड इंटर किया, लेट्स से कुछ भी 1 2 3 एक्सेट्रा, ठीक है। अब एटीएम इंटरफेस, चूँकि वो एटीएम इंटरफेस पे सब कुछ शो हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ से कंट्रोल आपका फिर जाएगा एटीएम कंट्रोल की तरफ, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि चेक वैलिडिटी। तो ये एटीएम कंट्रोल से मतलब ये है कि एक आपका अभी के लिए आप समझो हमारी ये क्लास है, ठीक है, जिसका काम ये है, पूरा एटीएम सिस्टम इस क्लास के अंदर है लेट्स से, और वहाँ पे वो वैलिडेशन वगैरह भी कर रहा है और बाकी का काम भी देख रहा है। तो उसने क्लास ने ये देखा कि ये जो कार्ड का जो पिन एंटर किया ये वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो वो फिर स्क्रीन पर एक मैसेज शो कर देगी, ठीक है, कि कार्ड इज़ वैलिड, और साथ में आप दूसरा मैसेज के चूज़ योर ऑप्शन, ठीक है, या चूज़ योर ऑपरेशन। लेट्स से हम कहते हैं कि प्रेस 1 फॉर विड्रॉ, प्रेस 2 फॉर क्यूरी एंड प्रेस 3 फॉर समथिंग एल्स, जो भी। तो उसके बाद फिर यूज़र जो है उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, लेट्स से वो अकाउंट को क्यूरी करना चाहता है, ठीक है।
तो फिर वो क्यूरी का जो प्रोसेस है वो आगे चलेगा, ठीक है। और इसी तरह फिर इन केस क्यूरी करने में अगर लेट्स से वो कुछ अकाउंट्स या डेटाबेस से या कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहता है या कुछ भी ऐसा काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए अगर एटीएम कंट्रोल का जैसे यहाँ पे लिंक शो किया गया है कि एक ट्रांजैक्शन यूनिट है जिसका काम है ट्रांजैक्शंस को देखना, ठीक है, तो वो ये क्यूरी आगे ट्रांजैक्शन यूनिट को फॉरवर्ड कर देगा और ट्रांजैक्शन यूनिट आगे से जो रिस्पांस देगी वो फिर एटीएम कंट्रोल के पास आएगा और एटीएम कंट्रोल के पास से फिर ये आगे इसी तरह से ये काम चल रहा है, ठीक है। तो सिनारियो हमारा जब हम जो केस स्टडी पे काम करेंगे, ठीक है, एटीएम के लिए, तो डेफिनेटली कि यही जो ये डायग्राम जो में जो ऑपरेशन है वही सिनारियोज डिफरेंट हो सकते हैं, हम अपने तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली समझने की चीज़ ये है कि जब भी हमें सीक्वेंस डायग्राम बनानी होगी उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ टॉप पर एटीएम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो होंगे जो एक पर्टिकुलर सिनारियो में इन्वॉल्व होंगे उसको यहाँ पे हम टॉप पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एटीएम इंटरफेस, एटीएम कंट्रोल, ट्रांजैक्शन यूनिट एंड इसी तरह प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर का क्या काम है कि जब भी रेसीट वगैरह को प्रिंट करके देना, ठीक है। तो जब यूज़र अगर अपना कैश लेट से विड्रॉ करने के बाद कहता है कि मुझे रेसीट भी दो, ठीक है, तो ये यूज़र ने जब कहा कि रेसीट के लिए कहा कि आर यू वांट टू प्रिंट यूर रेसीट, उसने येस किया, तो फिर ये कंट्रोल जाएगा प्रिंटर के पास और वहाँ से ये काम होगा। तो सीक्वेंस डायग्राम का मकसद बेसिकली क्या है, क्लासेस के दरमियान इंटरेक्शन को ये कैप्चर करता है, ठीक है। क्लासेस जब मैं बात कर रहा हूँ तो क्लासेस में एक्चुअली तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन को कैप्चर करने में हमें ये सीक्वेंस डायग्राम हेल्प करती है, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे। अब आप अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, तो ये बेसिकली हम ये जो मैसेज जो हम पास कर रहे हैं सीक्वेंस ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ये बेसिकली हमारे फंक्शंस होंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें ना, तो ये हमारे फंक्शंस होंगे, हम फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, तो वो फंक्शन कॉल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि चूज़ योर ऑप्शन, ठीक है, तो वो कोई ऑप्शन एक चूज़ करेगा, ठीक है, लेट्स से 1 2 3 क्यूरी करने के लिए या कैश विड्रॉ करने के लिए या ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। तो कोई एक ऑप्शन तो सेलेक्ट करेगा ना, कोई एक वैल्यू। जब वो उसने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वहाँ से एक फंक्शन कॉल होगा और वो ट्रांजैक्शन यूनिट या एटीएम कंट्रोल को कहेगा कि यूज़र ने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब उसकी ये जो रिक्वेस्ट है ये फुलफ़िल करो, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर है, मतलब समझ आ रही है ना कि सीक्वेंस डायग्राम का मकसद क्या है। कोई भी मुझे बता दे कि सीक्वेंस डायग्राम का क्या पर्पस है। जी स्टूडेंट्स, सीक्वेंस डायग्राम का क्या पर्पस है, मतलब हमें ये कहाँ पे हेल्प करेगी। आप लोग सुन रहे हैं मुझे? सर ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन के वक्त में मदद करती है। हाँ, जब हम सीक्वेंस हाँ जब हम एक देखिए काम हमारा ऐसे स्टार्ट होगा ना, हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, हमने उसके यूज़ केसेस बनाए, उसकी एक्टिविटीज़ डायग्राम बना के हमने एनालिसिस कर लिया। अब लेट से हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो अब डिज़ाइन में हमारे पास क्लासेस होंगी डिफरेंट, लेट से 10 क्लासेस हैं, ठीक है। अब उन क्लासेस के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स होंगे, ठीक है। डेटा मेंबर्स जो हमारे जो एट्रीब्यूट्स वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम उनकी स्टेट्स को देखेंगे। अब जब फंक्शंस पे आएंगे ना, तो हमारे हर क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, वो हम एक्टिविटी डायग्राम से देखेंगे कि भाई इस क्लास के अंदर ये फंक्शंस हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो हर क्लास की जो फंक्शंस हैं ये दूसरे क्लासेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, किस वक्त इंटरेक्ट करेंगे और किस सिनारियो में इंटरेक्ट करेंगे। तो वो चीज़ हम फिर कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम के बाद हमारे पास एक डायग्राम और है जिसे कहते हैं सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि सीक्वेंस डायग्राम में हम एक यूज़ केस को लेते हैं, ठीक है,
और उसमें हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं या पर्टिकुलर एक सिनारियो में जितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं उसका इंटरेक्शन बताते हैं। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम का मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, और ऑल पॉसिबल सिनारियोज आप एक ही डायग्राम में आप बता दो, ठीक है। तो अगर कोई छोटा सिस्टम है, लेट्स से उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो एक डायग्राम में आप बता भी सकते हो। लेकिन लेट्स से हमारे पास बहुत से फंक्शंस हैं और बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो शायद हम एक डायग्राम में ना बता सकें, तो इसलिए फिर हम इंडिविजुअली अलग अलग से हम डायग्राम्स में बताते हैं, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये स्मार्ट होम की एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, उसकी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है। और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 9 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। वो 10 ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे टेलीफोन, टीवी, लाइट, ओवन, सेल फोन, ईमेल अकाउंट, रेफ्रिजरेटर, रिटेल स्टोर, टेम्परेचर सेंसर एंड एसी, ठीक है। ये स्मार्ट होम की जो मैं एग्जांपल अक्सर दे रहा था ना, ये उसी से ये वो है। अब यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स जी सर जो आपने अभी जो डिफरेंस बता रहे थे सिस्टम डायग्राम का सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम का, तो जिस तरह के एटीएम की मिसाल ली थी तो इसमें भी सारे सिनेरियोज की बता रहे थे कि जब आप एटीएम से कनेक्ट करते हो तो आप अपना वो करते हो, एक आपके पास करना होता है। एक आप डिफरेंस में बता रहे थे कि सिस्टम डायग्राम में हम एक किसी केस हाँ, को देखते हैं सीक्वेंस में डिफरेंट केसेस को। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर बैंकिंग सिस्टम को हम अगर ले बैंकिंग सिस्टम को, तो उसमें तो और भी बहुत से एक्शंस होंगे ना, सिर्फ एटीएम तक तो बैंकिंग सिस्टम नहीं रह गया ना, ठीक है। और इस डायग्राम को भी देखें तो यहाँ पे जस्ट हमने ये क्यूरी अकाउंट की बात की है, ठीक है। अब क्यूरी अकाउंट के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है, विड्रॉ करता है या वो लेट्स से ट्रांजैक्शन कर रहा है, किसी के दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। अब वो सारी चीज़ें एक डायग्राम में यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब जैसे लेट्स से डेटाबेस की कोई ऐसा बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक स्पेसिफिक सिनारियो पे हमारा फोकस है। अब लेट्स से एटीएम के सिनारियो में ये एटीएम इंटरफेस, एटीएम कंट्रोल, ट्रांजैक्शन, यूआर प्रिंटर, क्या इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, और कोई क्लासेस नहीं होंगी? हो सकती है ना, डेटाबेस की क्लास हो सकती है और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम और सीक्वेंस में फ़र्क ये है कि सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जब हम बनाएंगे ना, तो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो सारे हम मेंशन करेंगे। जैसे ये स्मार्ट होम का ये सिनारियो है ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उनका फिर आप इंटरेक्शन देखोगे कि उनके दरमियान क्या इंटरेक्शन है। तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम देखो, नाम से ज़्यादा सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, पूरा सिस्टम, हम उस एक पूरे सिस्टम के अंदर जो भी सेट ऑफ प्रोसेस है या जैसे भी जो भी सेट ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, वो हम एक ही डायग्राम में बताते हैं, उसे हम सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस डायग्राम वो स्पेसिफिकली एक सिनारियो के लिए होगी, ठीक है। उसमें शायद सारे ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व ना हो, उस एक पर्टिकुलर यूज़ केस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे ना वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नॉर्मली सिस्टम में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि एक सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम इनफ नहीं होती, तो हम इस तरह डिफरेंट सीक्वेंस डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड्स कि हम हमारे सिस्टम की नेचर क्या है। अच्छा, ये सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम को ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। तो आप देखें, स्मार्ट होम का कंसेप्ट मैंने आपको ये स्क्रीन विजिबल नहीं है सर आपसे एक और छोटी सी क्यूरी है, जी। जो अक्सर पैटर्न्स होते हैं उसमें सिस्टम डायग्राम्स बनाई होती है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स बनाई होती है। किस में? जो पैटर्न्स होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज अपने डायग्राम्स शो करती हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह के लिए, जैसे आप अभी स्मार्टफोन डिलीवरी का बता रहे थे, उसमें लाइक एक वो कॉन्सेप्ट्स देती हैं डिफरेंट कि हम इन चीज़ों में काम करें। तो ये तो कोई वो बात नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है कि उनकी मर्ज़ी वो सिस्टम सीक्वेंस भी बना सकते हैं और ये सिंपल सीक्वेंस भी बना सकते हैं। अब ऐसा है ना कि
हमारे पास अब जैसे हम काम करेंगे किसी केस स्टडी को लेके, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सी क्लासेस होंगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उन ऑब्जेक्ट्स का। सपोज लेट से एक क्लास के अंदर 5 फंक्शंस हैं, ठीक है, और दूसरी क्लास के अंदर भी इसी तरह 6-7 फंक्शंस हैं, ठीक है, और हर क्लास में इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अब हर फंक्शन किसी न किसी दूसरे फंक्शन के साथ शायद कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहा हो, तो वो जब एक ही सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनाए ना, तो वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा लेट्स एक तरह से क्या कहते हैं खिचड़ी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा दिखने में भी समझने में भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो बेस्ट तरीका, बेस्ट तो नहीं लेकिन प्रेफरेबली अच्छा तरीका ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ को देखें, यूज़ केसेस को, ठीक है, और हर यूज़ केस के लिए आप अलग से सीक्वेंस डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। मकसद हमारा सीक्वेंस डायग्राम का जो है वो ये है कि हम ये इंटरेक्शन फाइंड आउट कर सकें कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जस्ट हमारा मकसद है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा आप यहाँ पे देखो, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं दोबारा वो कर देता हूँ, ज़रा हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम में आपको ये भी पता चलता है कि जो भी हमारा प्रोसेस होगा ना वो किसी एक सीक्वेंस में होगा, जैसे नाम है ना सीक्वेंस डायग्राम, तो वो सीक्वेंस भी आपको देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि फर्स्ट आपके पास ये होगा, ठीक है, उसके बाद कार्ड इंसर्ट किया जाएगा, उसके बाद आपके पास मैसेज प्रिंट होगा कि इंटर पासवर्ड, वो पासवर्ड इंटर करेगा, उसके बाद वैलिडिटी चेक होगी, वैलिडिटी चेक करने के बाद वो कहेगा चूज़ ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है, वो पूरा एक सीक्वेंस पता चल रहा है कि पहले स्टेप में ये होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा, एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इस बात पे भी ज़रा गौर करना है, ठीक है। ये टॉप से हम जा रहे हैं यहाँ पे नीचे बॉटम पे, ठीक है, तो ये टॉप से जब हम बॉटम पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉटम पे जा रहे हैं तो इट्स मीन ये सीक्वेंस में चल रहा है कि पहले ये स्टेप होगा, फिर सेकंड पे ये फंक्शन कॉल होगा, फिर ये फंक्शन कॉल होगा, फिर ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन हो जी सीक्वेंस और सिस्टम सीक्वेंस के बीच में तो पूछ लें। अच्छा देखिए, जब हम इंशाल्लाह जो 5th वीक में हमने जो कहा था ना कि हम एक पूरी केस स्टडी लेंगे और स्टार्ट से एंड तक उसको लेके चलेंगे और उस पर सारी डायग्राम्स, तो जब वो सारे हम देख लेंगे ना तो आप लोगों को ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कि हमारा बेसिकली जो देखें ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव वो हमारा ये है कि जो हमारी जो क्लासेस है ना वो डिज़ाइन हो जाए, ठीक है। क्लासेस जो है ना हमारी वो डिज़ाइन हो जाए, क्लासेस के अंदर हम डेटा लाना चाह रहे हैं, तो क्लासेस के अंदर डेटा जो आएगा ना वो कहाँ से आएगा, तो वो इन डायग्राम्स के थ्रू आएगा। हमारा जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि जो हमारी क्लासेस है ना उन क्लासेस के अंदर हमने डेटा लाना है। डेटा लाने से क्या मतलब, क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन वेरिएबल्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, तो उसके लिए हम स्टेट मशीन डायग्राम को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जैसा कि वो है फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस का दूसरे फंक्शंस के साथ, क्लासेस के फंक्शन के साथ क्या इंटरेक्शन है वो हमने इस सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू कवर किया, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। मैं आगे चलूँ या इस पे मज़ीद कुछ डिस्कशन चाहिए आप लोग को, ठीक है। अच्छा, ये सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये सिनारियो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। देखिए ये सिनारियो बेसिकली ये है स्मार्ट होम का, कि स्मार्ट होम के अंदर जितने भी अप्लाइंसेस हैं ना वो आप इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कम्युनिकेट करने के लिए वो एक दूसरे के साथ जो ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी हमारे टेलीफोन, टीवी, ठीक है, वो आप इसमें कम्युनिकेट करें। इट्स मीन कि कोई एक फंक्शन कॉल हो रही है, वो फंक्शन कॉल क्या हो रही है, तो हम कहते हैं कि टेलीफोन और टीवी के दरमियान क्या फ़ंक्शन कॉल होगी, तो वही हम कहते हैं यहाँ पे 2 फंक्शन कॉल होंगी। एक फंक्शन कॉल का मकसद ये है कि वो टीवी को ये मैसेज पास कर रहा है कि टेलीफोन लेट से अगर उसकी रिंगिंग हो रही है टेलीफोन, तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम को टीवी की डिक्रीज़ कर दो, और जब टेलीफोन जो भी लैंडलाइन है वो बात हो गई, ठीक है, टेलीफोन का रिसीवर हमने रख दिया वापस, वो से कह दे कि नाउ यू कैन टर्न ऑन द वॉल्यूम, ठीक है, तो वो वॉल्यूम को दोबारा बढ़ा सकता है। इसी तरह
हम कहते हैं यहाँ पर सेल फोन और ओवन के दरमियान इंटरेक्शन हम बता रहे हैं, ठीक है, कि जब भी ओवन में फूड जब रेडी हो गया तो वो यहाँ पे सेल फोन पे एक फंक्शन कॉल के थ्रू मैसेज कर दे कि भाई फ़ोन इज़ रेडी, और साथ में टीवी की स्क्रीन पे भी वो एक मैसेज डिस्प्ले कर दे कि यूर फोन इज़ रेडी, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने एक बात की ना कि सीक्वेंस डायग्राम में हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा टॉप टू बॉटम, ठीक है। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो सारा काम है ना, वो जो यहाँ पे डिफरेंट जो इंटरेक्शन शो हो रहा है ना, वो पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे केस में आप देखें तो वो पैरेलल ही है। यहाँ पे टेलीफोन और टीवी आप इसमें कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ओवन और जो टीवी है और ओवन और जो सेल फोन है, ये दोनों पैरेलली सेम टाइम पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस डायग्राम में ये चीज़ नहीं होगी, वो एक सीक्वेंस होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक यूज़ केस है। सीक्वेंस डायग्राम में एक यूज़ केस में जितने ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है उसका इंटरेक्शन बताया जा रहा है, और सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो वो मल्टीपल इंटरेक्शन एट द सेम टाइम हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोग को? जी स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई आप लोग को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, डिज़ाइन का फेज़ जो है हमारा, हम उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और कुछ बेसिक चीज़ें हैं डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। एनालिसिस का फेज़ हमने कवर कर लिया, ठीक है। और क्या किया उसमें हमने, हमारा उसमें मकसद ये था कि हम रिक्वायरमेंट्स को देखें और हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा उसका वर्किंग मॉडल इन द सेंस कि उसके अंदर यूज़र्स उसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर क्या सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उसको ज़रा हम देख लें। तो उसके लिए हमने कुछ डायग्राम्स का सपोर्ट हमने लिया, ठीक है, जिसमें यूज़ केस सबसे पहले थी, और फिर एक्टिविटी डायग्राम और स्विम लाइन डायग्राम। तो बस ये 3 डायग्राम हम अगर एनालिसिस में यूज़ करें ना तो ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, उसी से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है, वो मैं अनाउंस भी कर दूंगा, और मैं आपको साथ ज़रा पहले वो डिस्कस भी कर लेता हूँ, ठीक है। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स तो खैर अगर टाइम कम भी है तो हम इसको नेक्स्ट उसमें भी देख सकते हैं, क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ज़रा पहले असाइनमेंट नंबर 1 पे आ जाते हैं कि असाइनमेंट नंबर 1 क्या है, ठीक है, आप लोगों की। तो इसको ज़रा आप लोग देख लें पहले। अच्छा जी, एक केस स्टडी है, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। इस केस स्टडी को लेने का मकसद बेसिकली ये था कि सब हॉस्पिटल के अंदर जो ऑपरेशंस हैं उससे फेमिलियर हैं, ठीक है। किसी न किसी का मतलब कहीं कभी ना कभी तो यहाँ पे जाना हुआ होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसलिए केस स्टडी ली गई ताकि सबको इसका एनालिसिस करने में आसानी होगी। तो ये जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, इसकी सारी डिटेल्स जो है ना वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। और मैं अब इसको सारा तो नहीं पढ़ता, आप लोग इसको, अब ये आप लोगों का काम है कि जितनी भी मैंने काफ़ी डिटेल से लिखा है, अच्छा काफ़ी डिटेल से ये चीज़ें इसमें मेंशन है, ठीक है। तो अब आपका काम ये है, ठीक है, ये जितने भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके जितनी भी हमने वो किया है, जो डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली, ठीक है। लेट्स से कि हमें कस्टमर ने ये रिक्वायरमेंट्स दिए हैं, ठीक है। अब आप देखो ये इतना ज़्यादा जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देख के डिज़ाइन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम एक ही रिक्वायरमेंट को पढ़ें, ठीक है, और फिर कहें अच्छा इस रिक्वायरमेंट में ये कह रहा है, इस रिक्वायरमेंट में ये कह रहा है, ठीक है। तो ये काम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम इन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना चाहते हैं, और वो एनालिसिस जो हम करना चाहते हैं ना, वो हम बेसिकली मॉडलिंग करना चाहते हैं, मॉडल बनाना चाहते हैं, ठीक है। और वो एनालिसिस जो हमारा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ मॉडल होगा, ठीक है। एक मॉडल हम बनाते हैं कि भाई हमारा सिस्टम ऐसा होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स हम ग्राफिकली डायग्रामेटिकली शो करना चाहते हैं,
तो आपने अब क्या करना है, आपकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है, ठीक है, उसमें आपने पहले तो इस केस स्टडी को अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। कुछ मैं भी थोड़ी चीज़ें इसमें भी पढ़ के आपको हाईलाइट कर देता हूँ, मेन चीज़ें, ठीक है। सबसे पहला काम ये है कि आप इस डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको पढ़ोगे तो आप उसमें से एक्टर्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कि कौन कौन से एक्टर्स हैं। तो अब हॉस्पिटल के केस में आपको पता, देखो, पेशेंट एक्टर होगा, डॉक्टर एक्टर होगा, अगर फार्मेसी की कोई वो है तो फार्मासिस्ट वो एक्टर होगा, जो लेबॉर्ट्री में टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, लैब असिस्टेंट या XYZ जो भी, वो एक एक्टर होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे एक्टर्स हैं, ठीक है। अब हर एक्टर का कोई ना कोई क्या होगा, रोल होगा, उसका कोई इंटरेक्शन होगा सिस्टम के साथ, ठीक है। तो वो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट यूज़ केसेस बनाने हैं, ठीक है। इस केस स्टडी के लिए डिफरेंट यूज़ केसेस, डिफरेंट एक्टर्स को माइंड में रखते हुए, ठीक है। तो पहला टास्क तो आपका असाइनमेंट नंबर 1 में ये है कि आपने इनके सारे यूज़ केसेस बनाने हैं। जब यूज़ केसेस आपने बना लिए, फिर आप हर यूज़ केस को की फर्दर डिटेल्स को कैप्चर करना चाहोगे, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप हर यूज़ केस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्टिविटी डायग्राम बनाओ, ठीक है। हर यूज़ केस के लिए आप एक्टिविटी डायग्राम बनाओ कि ये लेट से डॉक्टर जो है, ठीक है, वो या जो पेशेंट है वो ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेगा, तो कैसे करेगा। तो भाई पहले वो रजिस्टर होगा, रजिस्टर होने के बाद वो फिर सर्च करेगा डिज़ायर डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी सिस्टम उसको शो करेगा, उस शो करने के बाद फिर वो टाइम, जो भी टाइम या जो भी डॉक्टर जो उसे चाहिए उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करने की रिक्वेस्ट करेगा, फिर वहाँ से रिक्वेस्ट जो है वो फुलफ़िल होगी, ठीक है। तो इस तरह आपने डिफरेंट यूज़ केसेस पहले बनाने हैं और फिर उसके लिए आपने एक्टिविटी डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। तो बहुत से यूज़ केसेस बनेंगे और बहुत सी एक्टिविटी डायग्राम्स आपके पास बनेंगी। जब वो एक्टिविटी डायग्राम्स भी बनेंगी तो फिर अब हम चाहते हैं कि ये एक्टिविटी डायग्राम्स आपस में लिंक हो जाए, ठीक है। तो वो लिंक के लिए फिर आप लोग एक्टर्स के साथ लिंक हो जाए, तो फिर आप उसके लिए ये स्विम लेन डायग्राम को बनाओगे, ठीक है। अब उस स्विम लेन डायग्राम में ज़रूरी नहीं कि सारी एक ही में कर लें, 2-3 स्विम लेन डायग्राम्स भी हो सकती हैं, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकती है जिसमें आप एक्टर्स को लिंक करोगे, ठीक है। तो आप अपनी वही एक्टिविटी डायग्राम्स को दोबारा ज़रा देखोगे, ठीक है, और आप देखोगे कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी में कौन सा आपके पास दूसरा एक्टर इन्वॉल्व है। तो शायद ऐसा भी हो कि हर एक्टिविटी डायग्राम के लिए ही आपको स्विम लेन डायग्राम बतानी पड़ जाए, ठीक है। तो ये अब आप लोगों का काम है। तो आप लोग अपने ग्रुप्स अभी से बना लें, ठीक है। मेरी तो सजेशन ये है कि 2 बंदे ही हों, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं करें, ठीक है। 2 बंदों के लिए काफ़ी है ना, आप लोग ये काम आप इसमें डिवाइड कर लोगे, आधा काम एक बंदा कर लेगा, आधा काम लेट से यूज़ केसेस एक बना रहा है तो एक्टिविटी डायग्राम दूसरा, या मिल के करें जो भी वो आपकी है। और कोशिश ये करें कि जो आप लोग ग्रुप्स बना रहे हैं ना, वो आप लोग की जो ग्रुप्स हैं ना, वो आप लोग एक ही सेक्शन के हों, ठीक है, क्योंकि आपका क्लासरूम में सेक्शन वाइज 2 अलग क्लासरूम है ना, एक 5th A के लिए, एक 5th B के लिए। तो सेम क्लास में जो आप लोग हो ना, आप लोग का ग्रुप हो, 2 डिफरेंट सेक्शंस का ग्रुप ना हो, क्योंकि फिर मेरे लिए मार्किंग के लिए और उसके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो नंबर 1 ये है कि आप लोग अपने ग्रुप्स बनाए अभी से, और फिर ये ग्रुप्स ऐसे होंगे जो एंड तक चलेंगे, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 भी फिर आप लोग ग्रुप में करोगे, असाइनमेंट नंबर 3 भी ग्रुप में करोगे, और इसी तरह बाकी की जो असाइनमेंट्स भी है, ठीक है, सिर्फ असाइनमेंट्स। और फिर जो ये जो जितनी आपने असाइनमेंट्स की होंगी साथ में, ठीक है, और इसी को फिर आप फाइनल जब आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा इसी केस स्टडी को लेके, जिसमें आपको कोड करना होगा, तो जब आपने ये जितनी असाइनमेंट्स की होंगी ये आप लोगों के लिए बेसिकली एनालिसिस डिज़ाइन तैयार होगा, उसके लिए आप लोगों ने मिलके कोड करना होगा, और आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट बना लोगे, जिसे हम कह सकते हैं कि कंप्लीट एक छोटा सा प्रोजेक्ट, जिसमें रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, डिज़ाइन भी होगा, और फिर उसमें आपका कोड भी होगा, ठीक है। तो मैं ये केस स्टडी को थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। किसी का क्वेश्चन आया है कि सर एक ग्रुप में नहीं,
हाँ ठीक है, एक आप जब मिल के काम कर रहे हो तो एक ही ना, आप एक ही असाइनमेंट वो करोगे। कोई भी ग्रुप का एक मेंबर जो है वो असाइनमेंट क्लासरूम में अपलोड कर देगा, बस उसमें नाम दोनों का होगा, ठीक है। तो दोनों को सेम मार्क्स ही मिलेंगे, मतलब जितनी एफर्ट की होगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो फाइन कब मिलेगा? सॉरी, कब तक जो फाइन करके आपने बताना मैं बस फाइनल करके ना बताए, जब आप लोग असाइनमेंट नंबर 1, जब मैं उसकी जो डेडलाइन होगी आप लोग उसको जब सबमिट करोगे, ठीक है, तो बस वो वहीं से पता चल जाएगा कि भाई ये ग्रुप है, ठीक है। तो आप लोग बस देख लें सेम क्लास के, ठीक है। आप लोग आप इसमें डिसाइड कर लें, मुझे ना बताएं बस जो भी है, ठीक है। तो 2 बंदे हो, 2 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई इसमें काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं जो ये असाइनमेंट है ये मैं क्लासरूम में अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी क्लास के बाद ही मैं इसको क्लासरूम में अपलोड कर दूँगा विद उसकी डेडलाइन के साथ, ठीक है। और आप लोग भी फिर वहीं पर वो करोगे, ठीक है, वहीं पे आप लोग सबमिट करोगे। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपको इसकी केस स्टडी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारा जो डिज़ाइन का जो काम रह गया ना, उसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही, हम 4th वीक में ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका कंसेप्ट ये है कि लेट्स से एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हॉस्पिटल को कंट्रोल करने की डिफरेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब हमारे केस में देखिए, हम तो जावा पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम वेब एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जो हम जो कोड करेंगे ना, तो उसमें हम काफ़ी चीज़ें जो होंगे ना वो अज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। अब वेब में क्या होता है, ठीक है, वेब में आपके पास जब आप जाते हो वेब पे किसी भी एड्रेस पे, तो आपके पास एक इंटरफेस है, और वहाँ पे आप लेट से कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो हमारे यहाँ पे जो जो काम होगा वो डेस्कटॉप बेस होगा। तो वहाँ पे भी हम बस रिक्वायरमेंट से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे वेब लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है, तो बस हमारी एक क्लास होगी, उसे आप कंसिडर कर लोगे कि लेट से हमारा यूज़र आता है, ठीक है, उसने लेट से ये वेब एड्रेस टाइप किया और उसके पास ये इंटरफेस आ गया, तो वो जो वेरी फर्स्ट इंटरफेस होगा वो हम वहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वेब को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि एक्चुअली हमने इसको वेब में, हालांकि जावा में हम वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल कोई बनाता नहीं है, क्योंकि और बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो वेब के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। अच्छा जी, तो इस केस स्टडी का मकसद ये है कि जितने भी हॉस्पिटल के अंदर जितने भी जो भी काम हो रहे हैं रिगार्डिंग रिलेटेड टू डॉक्टर्स, पेशेंट, नर्सिस और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उस सबको ये एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल करेगा, ठीक है। हो क्या सकता है इसमें भाई, इसमें पेशेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, वो कोई फॉर्म वगैरह होगा उसको फिल करेंगे और इसके थ्रू उनको रजिस्ट्रेशन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फार्मासिस्ट का कंसेप्ट भी है, ठीक है, कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी, ठीक है, तो वो बिल जो है वो फार्मेसी के पास है, वो जो चूँकि सब कुछ कंप्यूटराइज है, तो वो फार्मासिस्ट के पास भी ये वो डेटा अवेलेबल होगा, वो देख सकेगा भाई ये पेशेंट आईडी है, इसको ये मेडिसिन रिकमेंड की गई है, और वो उसका मेडिसिन रेडी कर सकता है। इसी तरह आप इस केस स्टडी को डिटेल से पढ़ो ना, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही लाइन पढ़ने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग इसको डिटेल से पढ़ो, इसको समझो, इसका एनालिसिस करो, ठीक है। और फिर कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आई एम देयर फॉर यू, फिर मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगा, ठीक है। इसमें लेबॉर्ट्री का एक मॉड्यूल भी है, लेबॉर्ट्री का ऑप्शन भी है, ठीक है, जिसमें ये होगा कि भाई जो जो टेस्ट डॉक्टर ने लिख के दिए हैं वो लेबॉर्ट्री में जब सैंपल लेने जाएगा तो पहले जब आईडी देगा तो उसमें सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने सारा काम करना है। तो काम इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब अभी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लेकिन हम इसको चूँकि स्टेप्स में कर रहे हैं तो ये हमारा काम बहुत आसान होगा। तो अब आप देखोगे कि ये जो केस स्टडी हमने ली और जो हम असाइनमेंट्स का जो हमारा एक फ्लो होगा, असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि आपको एक प्रैक्टिस करवाई जाए कि एक्चुअल काम, एक्चुअली जब सॉफ्टवेयर को हमने बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, क्या अप्रोच होगी। तो हम पहली जो अप्रोच है हमारी, दैट इज़ एनालिसिस, वहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहली असाइनमेंट है कि आपने इन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करना है विद द हेल्प ऑफ UML डायग्राम्स, एंड दैट इज़ यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड स्विम लेन डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 1 को करना है।
इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, ठीक है, मंडे से। तो फिर जो हमारी क्लासेस होंगी ना उसमें मज़ीद अच्छे तरीके से इस पर डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। और मैं फिर वो आपको विजुअल पैराडाइम भी, उसमें यूएमएल की डायग्राम्स बनाना भी मैं आपको इंशाल्लाह वो फिर बता दूंगा, ठीक है। अभी आपका जी डेडलाइन में फिर देख लेता हूँ ना इसकी, डेडलाइन इसकी मैं देख लेता हूँ, खैर टाइम दे दूंगा, 1 वीक दे दूंगा, 1 वीक से ज़्यादा दे दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा आप कितने स्टूडेंट्स हो आप लोग? 42, 41। अच्छा अटेंडेंस डबल 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 है? है। हाँ ये क्यों डबल डबल क्यों आ रही है? कुछ स्टूडेंट्स आ गए अब कासिम महफूज, ठीक है, सब तो नहीं है, कुछ है। हाँ ये मतीउर रहमान भी है और यस सर, ये कुछ लोगों के माइक्स काम नहीं करते तो दूसरे डिवाइस हाँ से दूसरे उससे आ रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा चलिए अटेंडेंस को कर लेते हैं, ठीक है। पहले फिफ्थ ए वाले या फिर फिफ्थ बी वाले पहले अटेंडेंस दे दें और फिर ए वाले से भी ले लेंगे। या- ये ऐसे करते हैं क्योंकि ये क्लास तो अब मतलब ऑनलाइन है ना, तो कुछ लोग बाद में भी देख सकते हैं। बस चले छोड़े, आज की क्लास की अटेंडेंस को मैं वो कर दूंगा,